फुल चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कवर करेंगे इस सिंगल वीडियो में। और ये हैं वो 6 टॉपिक्स जिनको हम इस जर्नी के दौरान एक एक करके कंप्लीट करेंगे। टॉपिक साइज में छोटे हैं और जहां तक ब्रेक की बात है तो हर एक टॉपिक कवर करने के बाद आप एक बढ़िया 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं पहले टॉपिक नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन से। सिंप्लीफाइड डायग्राम इस ऑर्गन सिस्टम का होता है ये, और ब्रॉड लेवल पे इसका फंक्शन देखें तो वो 3 हिस्सों में बटा होता है। पहले हिस्से में ह्यूमन बॉडी अपने एनवायरनमेंट से, वातावरण से अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन लेती है और इस काम को वो करती है अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। फिर दूसरे हिस्से में इस सारी इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी एनालाइज करती है और उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेती है। और फिर तीसरे और आखिरी हिस्से में ये डिसीजन भेजा जाता है हमारी बॉडी की अलग अलग मसल्स के पास, जो कि बेसिकली हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है उस इंफॉर्मेशन को जो उसने पहले स्टेप में रिसीव करी थी। इसी पूरे फंक्शन को कैसे नर्वस सिस्टम में आते सारे पार्ट्स कंप्लीट कर पाते हैं, यही सारी बात सीखते हैं हम इस टॉपिक के अंदर। नर्वस सिस्टम की बात डायरेक्टली इसके पार्ट्स से ना शुरू होते हुए शुरू होती है कुछ अलग तरीके से। इसको बांटा जाता है 2 हिस्सों में, जिसमें पहले हिस्से में आते हैं वो सारे पार्ट्स जो बॉडी की बाउंड्री पे लाई करते हैं। नाम इस हिस्से का है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाम काफी लॉजिकल है, पेरिफेरी का मीनिंग होता है बाउंड्री। और वहीं पे दूसरी तरफ आता है वो हिस्सा जिसमें वो सारे पार्ट्स आते हैं जो इस ऑर्गन सिस्टम के प्लस बॉडी के सेंटर में आते हैं। इस हिस्से का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेमिंग जैसा कि देख सकते हो दोनों ही पार्ट्स की बहुत बढ़िया है, नाम से ही डिटेल याद रहती हैं। अब इन दोनों ही हिस्सों में स्टोरी शुरू होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, जिसमें बॉडी की बाउंड्री पे आते सबसे पहले पार्ट्स हैं वो जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और एग्जिस्ट ये करते हैं हमारे अलग अलग तरह के सेंस ऑर्गन्स पे। आंख, कान, नाक, जीभ, स्किन, इन सब पर ही लोकेटेड होते हैं। और लोकेटेड ये होते हैं इनके एंड्स पे। नाम इनका होता है रिसेप्टर्स, और काम ये करते हैं टू रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी कि हमारे वातावरण से अलग अलग तरह की जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे सेंस ऑर्गन्स को, वो इन्हीं के थ्रू रिसीव होती है। जैसे कि हमारी आंखें क्या रिसीव करती हैं एनवायरनमेंट से, लाइट, और रिसीव ये होती हैं आंखों पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स के थ्रू, नाम जिनका हो गया फोटो रिसेप्टर्स। बिल्कुल इसी तरह से कान क्या रिसीव करते हैं, साउंड, उनके रिसेप्टर्स का नाम क्या हो जाएगा, फोनो रिसेप्टर्स। नोज क्या रिसीव करेगी हमारी, स्मेल, उसका नाम क्या हो जाता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। फिर जीभ क्या रिसीव करेगी, बताओ, टेस्ट, और ये होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स के थ्रू। बोल के देख लो एक बार। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं थिग्मो रिसेप्टर्स, जो होते हैं स्किन के ऊपर, जो टच यानी कि छूने की इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं। तो ये हो जाते हैं वो सारे रिसेप्टर्स जो पूरे दिन अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से सेंस करते रहते हैं। अब इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन के रिसीव होने के बाद अब ये जरूरी है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम में आगे की तरफ मूव करे, और ये पूरा काम ध्यान में रखा जाता है इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू, नाम जिनका होता है नर्व्स, जो बनते हैं बहुत सारे सेल्स की मदद से जिनका नाम होता है न्यूरॉन्स। यानी कि नर्व्स आर अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। बेसिकली हर एक नर्व में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। न्यूरॉन्स ये पूरी की पूरी बॉडी में फैले होते हैं, कोई सा भी पार्ट ले लो सब जगह न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। और इनका रास्ता कहां से कहां तक होगा, शुरुआत इनकी लॉजिकल है। शुरू ये होते हैं रिसेप्टर सेल्स के बाद, क्योंकि वहीं से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और फिर ये एक लंबा रास्ता तय करते हुए जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहले पार्ट तक, नाम जिसका है स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। अच्छा, एक बात ये भी जानो कि न्यूरॉन्स यहाँ पे एक तरह के ही नहीं बल्कि 2 तरह के होते हैं, और अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है सेंसरी न्यूरॉन्स, जिनकी नेमिंग अगेन लॉजिकल है क्योंकि ये सेंस करी हुई इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं, तो नाम इनका हो गया सेंसरी न्यूरॉन्स। ऑल्सो इंफॉर्मेशन ये जो सारी कैरी करते हैं वो उसको अपनी रॉ फॉर्म में नहीं बल्कि उसको एक चेंज्ड फॉर्म में कैरी करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यानी कि स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कारण इसका है और वो ये कि ताकि ये इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से ट्रांसफर हो सके। ये तो हो जाती है नर्वस सिस्टम की आधी बात, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अब आगे की कहानी में जो सारे पार्ट्स आएंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के होंगे। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल हो रही थी, ये आती है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसको हम एक पाथवे या फिर रिले सिस्टम भी कह सकते हैं। और अगर रियल लाइफ से इसको रिलेट करें तो आप इसको हाईवे से रिलेट कर सकते हो, जो कि अलग अलग पॉइंट्स पे छोटी छोटी रोड्स में तो कटता है, बट अपने आप में वो उन छोटी रोड से बड़ा होता है। कहते हैं इस पार्ट को है स्पाइनल कॉर्ड, और फंक्शन इसका भी ट्रांसमिशन का ही होता है, जिसमें पहले तो ये सारे के सारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं अलग अलग तरह के, उनसे सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है,
और फिर उस सारी इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर तरीके से पास कर देता है नर्वस सिस्टम में आते नेक्स्ट पार्ट तक। अच्छा, अगर हम अभी तक जो हुआ है उसको ऑब्जर्व करें तो हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारा काम ऐसा हुआ नर्वस सिस्टम में जिसमें ट्रांसमिशन का काम हुआ है, चाहे वो नर्व्स में आते सेंसरी न्यूरॉन्स हो या फिर ये स्पाइनल कॉर्ड हो। तो काम भले ही ये बेसिक लगता है बट ये नेसेसरी भी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जब हम नर्वस सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे सेंट्रल ऑर्गन पे आ जाते हैं। पार्ट ये आप मोस्ट प्रोबेबली पहचानते होंगे, नाम इसका है ब्रेन। जैसे हर एक ऑर्गन सिस्टम में कोई ना कोई ऑर्गन सबसे मेन होता है, वैसे ही सबसे मेन ऑर्गन इस सिस्टम में यही है। ये एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज भी करी जाती हैं और इस बात को आप इस स्टैटिस्टिक से भी समझ सकते हो कि कोई भी इंसान जो उसके ब्रेन की पूरी कैपेसिटी है उसका सिर्फ 3 से 6% ही इस्तेमाल कर पाता है। इतने कमाल की बात है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में आगे चल के एक सेपरेट टॉपिक में अलग से पूरी बात होती है, लेकिन अभी के लिए इसका ब्रॉड लेवल पे फंक्शन देखें तो वो 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहले तो जो इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ये उसको एनालाइज करता है, और एनालिसिस ये सिर्फ करंट इन्फॉर्मेशन के बेस पे नहीं बल्कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन उससे पहले ब्रेन को पता है उसके बेसिस पे भी होता है, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद ही ब्रेन अपने काम का दूसरा हिस्सा करता है, विच इज टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द एनालिसिस डन। यानी कि जितना भी एनालिसिस ब्रेन ने किया है उसके बेस पे वो कुछ डिसीजन लेता है, और फिर इस डिसीजन को लेने के बाद आता है ब्रेन के काम का तीसरा और आखिरी हिस्सा, विच इज टू सेंड रिस्पॉन्स टू रिस्पेक्टिव मसल्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड वाया मोटर न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझें तो मान लो जैसे आपके सामने खाने की कोई ऐसी चीज आई जिसको आप पहले से पहचानते हो, तो अब आपका माइंड बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपको वो चीज़ पसंद है या फिर पसंद नहीं है डिसाइड करता है कि उसको उठाना है या फिर नहीं उठाना है। तो अगर नहीं उठाना है तो आपके हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, और अगर उसको उठाना है तो आपके हाथ उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो पूरी एक्ट है आपके हाथ का उस चीज़ की तरफ बढ़ना या फिर ना बढ़ना, ये आपके हाथों को तो पता नहीं है क्योंकि उनका तो अपना कोई ब्रेन नहीं होता। ये इन्फॉर्मेशन हाथों के पास जाती है ब्रेन के थ्रू, जो पहुंचती है उनके पास एक दूसरे न्यूरॉन्स के थ्रू, नाम जिनका होता है मोटर न्यूरॉन्स। नाम इन न्यूरॉन्स का भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मोटर से रिलेटेड हुआ कुछ मूवमेंट, और पाथ इन न्यूरॉन्स का होता है स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी की सारी मसल्स की तरफ, चाहे वो आपकी हाथ की मसल हो या पैर की मसल हो या गले की मसल हो या आंख की मसल हो, किसी भी पार्ट की जो मसल्स हैं उनमें कोई भी एक्शन जो होगा वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होगा। इसी के साथ बात हमारी कंप्लीट हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज कर सकते हैं। आई होप आपने सारे रिवीजन क्वेश्चंस आंसर किए। ये हो जाता है आपका टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट। तो वेल डन टू यू। ब्रेक लेना है तो वीडियो पॉज करके इस पॉइंट पे ले लो, क्योंकि मैं एंट्री करने जा रहा हूँ टॉपिक नंबर 2 एंडोक्रीन सिस्टम इन ह्यूमंस के अंदर। दिखाई ये कुछ ऐसा देता है, और ब्रॉड लेवल पे इसका फंक्शन देखें तो वो होता है ये। लेंदी लगता है तो छोटे पोर्शंस में समझते हैं। इस ऑर्गन सिस्टम में आते हैं कई सारे अलग अलग ऑर्गन्स, जिनको एक नाम से बुलाया जाता है एंडोक्रीन ग्लैंड्स। ऑर्गन्स ये बाकी ऑर्गन सिस्टम्स की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि ये बॉडी में अलग अलग एरियाज में स्कैटर्ड यानी कि फैले हुए होते हैं, और इनमें से हर एक एंडोक्रीन ग्लैंड रिलीज करता है एक स्पेसिफिक तरह का सब्सटेंस, नाम जिसका होता है हार्मोन्स। सब्सटेंस ये रिलीज हर वक्त नहीं होता, ये सिर्फ कुछ ही समय पे रिलीज होता है, और रिलीज ही होता है सीधा हमारे ब्लड के अंदर, यानी कि सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम का जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसी के अंदर हार्मोन्स सिक्रीट होते रहते हैं। अब मेन बात पे आए तो हर एक एंडोक्रीन ग्लैंड हमारी बॉडी के लिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इन अलग अलग ग्लैंड्स के अलग अलग फंक्शंस की ही बात हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर। एंडोक्रीन सिस्टम में आते डिफरेंट ग्लैंड्स की बात करने से पहले एक बात ये समझ लो कि इस ऑर्गन सिस्टम का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो उतना फास्ट नहीं होता है, और रीजन इसका ये है कि हार्मोन्स जो ब्लड में रिलीज होते हैं वो एक्चुअली एक्ट जो करते हैं वो किसी और पॉइंट पे जाके करते हैं, और इस पूरे काम में थोड़ा समय लगता है। तो अगर हम एक दूसरे ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम से कंपेयर करें इस ऑर्गन सिस्टम को, तो रिस्पॉन्स टाइम इस ऑर्गन सिस्टम का काफी स्लो होता है उसके कंपैरिजन में। अब अगर टोटल देखें तो इस ऑर्गन सिस्टम में 10 के अराउंड ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन हम 10 ग्लैंड्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ उन 4 ग्लैंड्स की जो आपके कोर्स में है। और ये भी जान लो कि हर एक ग्लैंड पे हम कई सारी डिटेल्स जानेंगे, जैसे कि हर एक ग्लैंड का नाम क्या होता है, फिर उस ग्लैंड की लोकेशन क्या है बॉडी में, फिर कौन सा हार्मोन रिलीज करता है वो, और उस हार्मोन का काम क्या होता है जिसको वो रिलीज करता है, और फाइनली अगर वो हार्मोन रिलीज ना हो तो हमारी बॉडी में क्या कंडीशन हो सकती है। तो बात हम शुरू करेंगे बॉडी में ऊपर की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन में आते इस ग्लैंड की।
नाम इसका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और हार्मोन ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। काम जिसका होता है टू रेगुलेट हाइट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी इंसान की जो हाइट होती है और उसकी बॉडी की पूरी जो डेवलपमेंट होती है कि वो कितना ग्रो करेगी, वो इसी हार्मोन से रेगुलेट होती है। अगर ये हार्मोन सही तरह से रिलीज हुआ तो ही हमारी बॉडी सही तरह से ग्रो करेगी। और अगर किसी कारण से ये हार्मोन रिलीज नहीं होता, यानी कि मान लो बहुत कम रिलीज होता है, तो एक कंडीशन हो जाती है जिसको आप गैस भी कर सकते हैं। नाम इसका है डॉर्फिज्म। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें एक इंसान की हाइट जो है वो बहुत छोटी रह जाती है। और बिल्कुल इसी तरह से इसकी ऑपोजिट सिचुएशन भी है, नाम जिसका हो गया जाइगेंटिज्म, जिसमें एक इंसान की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी बुलाया जाता है और कारण उसका ये है कि ये और जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको भी रेगुलेट करता है एक लेवल पे, यानी कि बाकी ग्लैंड्स के फंक्शन को स्टार्ट या फिर उसको फास्ट करने की भी एबिलिटी होती है इसके अंदर। ये हो गई बात पहले ग्लैंड के बारे में। फिर दूसरा ग्लैंड है ये, नाम इसका होता है थायराइड ग्लैंड। जैसा कि हम देख सकते हैं, लोकेशन इसकी हो गई इनसाइड द नेक। इसके द्वारा रिलीज होते हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। काम इसका होता है टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, यानी कि ये इस बात को मेंटेन करता है कि फूड्स के थ्रू जिन न्यूट्रिएंट्स को हम कंज्यूम करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी कितनी तेजी से मेटाबोलाइज यानी कि यूज अप कर रही है, वो इसी के द्वारा मेंटेन होता है। जिसमें बेसिकली एक बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं, या फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि वो बहुत धीरे धीरे इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब ये हार्मोन हमारी बॉडी में सही से रिलीज नहीं होता है, तो जो कंडीशन होती है वो है ये, नाम इसका है गॉइटर। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें एक इंसान का जो नेक है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ये होती है आपकी थायराइड ग्लैंड की बात कंप्लीट। थायराइड ग्लैंड के बाद हम आ जाते हैं इस किडनीज के ऊपर लोकेटेड ग्लैंड पर, नाम जिसका है एड्रिनल ग्लैंड। हार्मोन ये रिलीज करता है एड्रिनलिन हार्मोन और फंक्शन इस ग्लैंड का होता है टू प्रोवाइड हाई एनर्जी टू डील विद स्केरी सिचुएशंस वेयर द रिस्पॉन्स कैन बी ईदर फाइट और फ्लाइट, यानी कि जब कभी भी हमारी बॉडी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आती है, जैसे कि मान लो आपके सामने किसी ऐसे जानवर का आ जाना जिससे आप बहुत डरते हैं, या फिर आपका किसी ऐसी जगह पे होना जहाँ से आपको एकदम से भागना है, तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिलीज होता है, जो कि होता है इसी ग्लैंड के थ्रू, जिसमें आप दो में से एक काम करते हैं। या तो आप उस सिचुएशन से फाइट करते हैं यानी कि लड़ते हैं, या फिर आप उस सिचुएशन से फ्लाइट करते हैं यानी कि आप वहाँ से दूर भागने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई एक बहुत खतरनाक डॉग आ गया, तो आप इतनी तेज़ी से भागे कि जितना आप आज तक नहीं भागे हैं। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? एड्रिनलिन हार्मोन से। इस सेशन के हमारे फोर्थ एंड लास्ट ग्लैंड का नाम है पेनक्रियास ग्लैंड। ये वाला ग्लैंड है ये, जैसा कि हम देख सकते हैं, स्टमक से थोड़ा सा नीचे और किडनीज के सामने लोकेटेड होता है। और हार्मोन जो ये रिलीज करता है उसका नाम आपने मोस्ट प्रोबेबली सुना ही होगा, इट रिलीजेस इंसुलिन हार्मोन। फंक्शन जिसका होता है टू रेगुलेट द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड, यानी कि एक इंसान के ब्लड में जो चीनी का लेवल यानी कि शुगर का लेवल होता है उसको मेंटेन करता है ये हार्मोन। ये ब्लड की शुगर को बेसिकली एक बैलेंस में मेंटेन करने का काम करता है, जिसका बैलेंस अगर खराब हो जाए तो एक कंडीशन होती है जिसका नाम भी आपने सुना होगा, बहुत कॉमन कंडीशन है, इट इज़ डायबिटीज़, जिसमें ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर हो जाती है। ये हो जाती है हमारी फोर्थ हार्मोन की बात। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। रिवीजन टॉपिक के साथ करते रहना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, तो आई एम होपिंग कि आप ये कर रहे हैं। और ये हो जाता है आपका दूसरा टॉपिक कंप्लीट। तो अगेन वेल डन टू यू। अब आप जान गए हैं ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप एक और ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेना है तो वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि मैं एंट्री करने जा रहा हूँ हमारे तीसरे टॉपिक ह्यूमन ब्रेन के अंदर। ह्यूमंस में प्रेजेंट ब्रेन एक्चुअलिटी में कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इसी ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को हम क्लियरली देख सकें तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे ये वाला डायग्राम। नर्वस सिस्टम टॉपिक में हम ये ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये नर्वस सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन होता है, यानी कि मेन ऑर्गन होता है। और ब्रॉड लेवल पे इसका फंक्शन देखें तो वो ये था कि नर्वस सिस्टम को जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस सब इन्फॉर्मेशन को पहले ये एनालाइज करता है, फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे ही ये कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है, और डिसीजन ले लेने के बाद फिर जाके उसी डिटेल को ये भेजता है हमारी बॉडी की मसल्स को, जिसको हम कह देते हैं रिस्पॉन्स। इस पूरे काम को ब्रेन में प्रेजेंट अलग अलग पार्ट्स कैसे कंप्लीट कर पाते हैं, इसी बात को हम सीखते हैं हमारे इस टॉपिक ह्यूमन ब्रेन के अंदर। मास में करीब 1.25 किलो का ये ऑर्गन, जो छूने में एक जेली के जैसा लगता है, और प्रोटेक्शन जिसको मिलती है एक बहुत ही हार्ड स्कल के द्वारा,
और ये डायग्राम जो हम देख रहे हैं, ये व्यू ब्रेन का तब मिलता है जब उसको बीच में से 2 हिस्सों में से बांटा जाता है। इसको इजिली पढ़ा जाता है बाय डिवाइडिंग इट इनटू 3 मेन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। फोर का मीनिंग होता है फ्रंट और हाइंड का मीनिंग होता है बैक। इन पार्ट्स के नेम्स ही इनकी लोकेशंस बताते हैं। तो बात अब शुरू करेंगे फोर ब्रेन पार्ट से। ये पार्ट जो हम रेड और पिंक कलर में देख सकते हैं, यही है फोर ब्रेन। ब्रेन के तीनों पार्ट्स में से सबसे बड़ा हिस्सा होता है ये। इनके फंक्शन की बात करें तो ये हमारे बॉडी के बहुत से मूवमेंट्स को इनिशिएट करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं। और मूवमेंट्स ये हैं वो सारे वॉलंटरी एक्शंस जो हमारे अलग अलग सेंस ऑर्गन्स करते हैं। जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट बहुत सी चीज़ों के रेस्पेक्ट में हमारा ये सोचना कि आंखों से कौन सी चीज़ों को देखना है, कान से कौन सी चीज़ों को सुनना है, नाक से कौन सी चीज़ों को सूंघना है, जीभ से कौन सी चीज़ों को टेस्ट करना है, या फिर स्किन की मदद से कौन सी चीज़ों को टच करना है। ये सारे के सारे एक्शंस फोर ब्रेन के द्वारा ही रेगुलेट होते हैं। और ये सभी एक्शंस सिर्फ करंट नॉलेज के बेस पे नहीं हो पाते हैं। इनमें जरूरत पड़ती है फोर ब्रेन के इस मेजर रेड कलर के पार्ट की, नाम जिसका है सेरिब्रम, जो किसी भी सिचुएशन में हमारे पास्ट की जो डिटेल्स हैं उनको रिमेंबर करने में, उनको रिट्रीव करने में हेल्प करता है। और फिर इस पास्ट की इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करने के बाद जब हमारा ब्रेन करंट सिचुएशन में एनालिसिस करता है, ये सोचता है कि क्या करना है, तो वो काम भी इसी के द्वारा होता है। तो जितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर एनालिसिस का काम है वो इसी पार्ट के द्वारा होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो अगर आपका ये पार्ट काम कर रहा है तो ही आप अपना नाम बता सकते हैं। या फिर अगर एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि 2+3 की वैल्यू क्या है, तो उसका आंसर भी इसी पार्ट के द्वारा निकलता है। फिर इसके बाद जो ये छोटा पिंक कलर का पार्ट आता है, इसमें आते हैं अलग अलग तरह के ग्लैंड्स जो ब्रेन में एग्जिस्ट करते हैं। जिसमें पहला तो है ये मटर के दाने के जैसा दिखता पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सारे के सारे ग्लैंड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं उनको इनिशिएट करने का काम करता है। फिर दूसरा ग्लैंड इसी पार्ट के अंदर आता है, जिसको हम यहाँ पे क्लियरली नहीं देख सकते। नाम इसका है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, विच इज टू मेक वन फील हैप्पी। यानी कि हैप्पीनेस की जो फीलिंग है, खुशी की जो फीलिंग है, वो इसी के थ्रू आती है। और रिलीज ये मोस्टली तब होता है जब ब्रेन एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हो। जैसे कि हम अपने जीवन में होने वाली किसी भी टास्क को तब करते हैं जब हमें पता होता है कि उसमें एक्चुअली मिलेगा क्या। तो वो रिवॉर्ड ही हमें एक स्टार्टिंग ड्राइव देता है। और हर बार जब हम उस रिवॉर्ड का सोचते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। फिर तीसरा ग्लैंड जो इस पोर्शन में आता है, उसको अगेन हम देख नहीं सकते हैं, बट नाम उसका होता है पीनियल ग्लैंड, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। काम जिसका होता है टू स्टेबलाइज वंस मूड, हमारे मूड को एक बैलेंस में रखने का काम करता है। और ये रिलीज होता है फ्रॉम डेली एक्ट्स लाइक ईटिंग फूड, या फिर एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी जो कि है लाफिंग, उसके द्वारा भी रिलीज होता है। तो इसी के साथ इन ग्लैंड्स की और फोर ब्रेन की बात भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है मिड ब्रेन, ये ग्रीन कलर वाला पार्ट जो साइज में फोर, मिड और हाइंड तीनों ही पार्ट में से सबसे छोटा होता है। फंक्शन देखें इसका तो ब्रेन के बाकी पार्ट्स के कंपैरिजन में इसका फंक्शन उतना मेजर नहीं लगता है। दिस पार्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोसेसिंग ऑडिटरी एंड विजुअल रिस्पॉन्सेस। देखने और सुनने के जो रिस्पॉन्सेस हैं हमारे, उनको रेगुलेट, उनको कंट्रोल करता है। विजुअल रिस्पॉन्सेस जैसे कि आंख में जो प्यूपिल वाला पार्ट है उसका साइज चेंज होना, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी लाइट पड़ रही है हमारी आंखों पे, या फिर आईलिड वाले पार्ट में होते मूवमेंट्स, जैसे कि हमारे चेहरे की तरफ अगर कोई चीज थ्रो करी गई तो हमारी आंखों का बंद हो जाना। और वहीं पे दूसरी तरफ ऑडिटरी रिस्पॉन्सेस होते हैं थोड़े सटल रिस्पॉन्सेस, यानी कि बहुत ही बारीक रिस्पॉन्सेस जैसे कि कान के अंदर लोकेटेड अलग अलग बोन्स या फिर मसल्स के अंदर होता मूवमेंट। ये हो जाती है बात मिड ब्रेन की। इसके बाद ब्रेन का तीसरा और आखिरी हिस्सा आता है हाइंड ब्रेन, वो पार्ट जो ब्रेन के बैक साइड में लोकेटेड है। इस पार्ट का ओवरऑल फंक्शन देखें तो ये विसरल या फिर इनवॉलेंट्री एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो सोच समझ के नहीं किए जाते हैं बॉडी के द्वारा। इस पार्ट में टोटल 3 अलग अलग हिस्से आते हैं। इसमें पहला पार्ट आता है ये पर्पल कलर्ड पार्ट, नाम है सेरिबेलम। एक ऐसा पार्ट है जो फोरब्रेन के सेरिब्रम पार्ट में जो एक्शंस होते हैं उनको असिस्ट करता है, या फिर ये कहें कि उन एक्शंस का एक हिस्सा इस पार्ट में पूरा होता है। और काम ये है टू कंट्रोल द प्रिसीजन और द एक्यूरेसी ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस दैट अकर इन द फोरब्रेन। जो भी एक्शंस फोरब्रेन के अंदर हो रहे हैं उसमें एक एक्यूरेसी, एक सटीकता है, उसी चीज को इंश्योर करता है ये। जैसे कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंख कितनी घूमती है उसकी तरफ, या फिर जब हम किसी चीज को सूंघते हैं तो हम कितना सूंघते हैं,
या सुनते हैं तो कितनी देर के लिए सुनते हैं, या किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो कितना अमाउंट यूज़ करते हैं, या फिर टच करते हैं तो किस तरह से टच करते हैं। इन सभी एक्शंस में जो मात्रा है, अमाउंट है, वो सेरिबेलम पार्ट के द्वारा ही कंट्रोल होती है। अच्छा, प्रिसीजन ये सिर्फ वॉलंटरी एक्शंस में ही नहीं बल्कि इनवॉलंटरी एक्शंस में भी इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो कि आपके लेफ्ट या फिर राइट साइड में एकदम से कोई आवाज़ आती है तो आपकी गर्दन एकदम से उस तरफ मुड़ जाती है, तो आपकी गर्दन एग्जैक्टली कितने अमाउंट से रोटेट होगी वो डिसीजन भी सेरिबेलम ही लेता है। ये तो एक हिस्सा हो गया इसके काम का। फिर एक दूसरा काम भी ये करता है विच इज़ टू मेंटेन पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। जिस तरह से आप अपनी बॉडी को बैठते या फिर खड़े होते वक्त होल्ड करते हैं उसको कहते हैं पॉस्चर। और बॉडी बैलेंस की ज़रूरत होती है हमारे डे टू डे एक्शंस में, जैसे कि सीधी लाइन में वॉक करना या फिर एक व्हीकल को प्रॉपर्ली ड्राइव करना। ये वो एरियाज हैं जिसमें सेरिबेलम पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये भी जान लो कि हमने जितने भी एक्शंस की बात करी अभी, उनमें से किसी भी एक्शन को इनिशिएट यानी कि स्टार्ट करने की चॉइस नहीं होती है सेरिबेलम पार्ट के पास। वो मेनली उन एक्शंस को सही तरह से कंप्लीट करने के काम आता है। अब हम टॉपिक में कंप्लीशन की तरफ मूव कर रहे हैं। चैनल आपको स्टडी के लिए यूज़ करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सेरिबेलम के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ये लाइट ब्लू कलर का पार्ट, नाम इसका होता है पॉन्स। इस पार्ट के दो मेन फंक्शंस की बात करेंगे। पहला काम इसका होता है टू सर्व एज द मैसेज स्टेशन फॉर सेवरल एरियाज ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये पार्ट एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड के पास से जो भी मैसेजेस ब्रेन के पास आते हैं उनमें से हर एक मैसेज ब्रेन के कौन से पार्ट में जाएगा वो इसी पार्ट के द्वारा डिसाइड होता है। फिर दूसरा काम इसका होता है टू कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड स्लीप, यानी कि ब्रीदिंग और स्लीपिंग की एक्टिविटी में हेल्प करता है ये पार्ट। ये काम कैसे होते हैं उसकी बात अभी यहाँ पे नहीं होती है, अभी के लिए हम सिर्फ ये डिटेल्स ध्यान रखेंगे। पॉन्स पार्ट के बाद हाइंड ब्रेन में आता नेक्स्ट पार्ट होता है ये डार्क ब्लू कलर्ड पार्ट, नाम है मेड्यूला या फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसके भी हम दो मेन काम की बात करेंगे। पहला काम इसका होता है टू सर्व एज द मैसेज स्टेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। पॉन्स पार्ट से ऑपोजिट वर्क हो गया। अब ये जो मैसेजेस ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएंगे उनमें से हर एक मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के कौन से पार्ट में जाएगा वो यही पार्ट डिसाइड करता है। और फिर इसके दूसरे काम में ये कई सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। एक्शंस जैसे कि सेलिवेटिंग, खाने की किसी मनपसंद चीज को देख के मुंह में सलाइवा का आना, वो इसी पार्ट के द्वारा कंट्रोल होता है। या फिर वॉमिटिंग का एक्शन, वो भी इसी पार्ट के द्वारा कंट्रोल होता है। या फिर जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है, बीपी, उसका अमाउंट कितना रहेगा वो भी इसी पार्ट के द्वारा कंट्रोल होता है। इसके साथ बात कंप्लीट हो जाती है मेड्यूला के ऊपर। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। आई एम होपिंग कि आप टॉपिक के रिवीजन क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं। ये कंप्लीट हो जाता है हमारा तीसरा टॉपिक, यानी कि हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत बढ़िया बात है, एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच गए हैं। इस पॉइंट पे ब्रेक बड़े वाला बिल्कुल बनता है, और मैं तो ब्रेक ले नहीं सकता, तो मूव कर जाता हूँ फोर्थ टॉपिक, न्यूरॉन की तरफ। इस सेल की इमेज है ये, और इसका एक सिंपल अंडरस्टैंडेबल डायग्राम होता है ये। इस सेल को नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर इसी सेल्स के रेपिटेशन से बनता है। बार बार जब ये सेल आता है तो ही नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है, और उस पूरे सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है, उसका जो पूरा काम है, वो भी इसी सेल से कनेक्टेड होता है। जब ये सारे के सारे सेल्स अपना फंक्शन करेंगे तभी नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम इसी सेल की पूरी वर्किंग इसके अलग अलग पार्ट्स के थ्रू सीखेंगे। दोस्तों, हमने नर्वस सिस्टम टॉपिक में ऑलरेडी सीख लिया है कि कैसे पहले तरह के न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, पहले तो एनवायरनमेंट से अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और फिर उनका एक ग्रुप उस सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाता है। और फिर इस काम के बाद एक दूसरे तरह के न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, ब्रेन के रिस्पॉन्स को बॉडी की अलग अलग मसल्स तक ले जाने का काम करते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी की मसल्स को यूज करके प्रॉपर एक्शन ले सकें। अब न्यूरॉन्स ये पूरा काम कर कैसे पाते हैं, इसको समझने के लिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर को क्लोजली देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे आता है डेंड्राइट्स नामक ये वाला पार्ट, जो दिखने में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर पेड़ की एंड ब्रांचेस की तरह दिखाई देते हैं। इनका काम देखें तो पहला काम तो इनका काफ़ी ऑब्वियस है। अब सेंसरी न्यूरॉन्स सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी के पांचों सेंस ऑर्गन्स, आँख, कान, नाक, जीभ, स्किन, इन पे जो जो भी रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं और वो जो भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से लेते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले इसी पार्ट के थ्रू रिसीव होती है। और फिर ये उस सारी इंफॉर्मेशन का करता क्या है, इसको सिंपली उस सारी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट पार्ट पे पास ऑन कर देना होता है।
ये तो था इसका पहला काम, और काम ये था उन न्यूरॉन्स का जो बॉडी के सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स के पास लोकेटेड होते हैं। फिर इनका एक दूसरा काम भी होता है, एंड दैट इज टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द एंड्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स, यानी कि किसी दूसरे न्यूरॉन के एंड वाले पार्ट से जो मैसेज आता है उसको रिसीव करने का काम भी यही पार्ट करता है। और काम ये कौन से न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में होगा? बेसिकली उन न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में जो स्टार्टिंग न्यूरॉन्स के बाद वाले न्यूरॉन्स होंगे। अब इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के इस पूरे काम के बाद क्या होता है? अब ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है न्यूरॉन के सेकंड पार्ट, सेल बॉडी के पास, ये वाला पार्ट। अब ये पार्ट काफी मिलता जुलता होता है एक बेसिक सेल में आते साइटोप्लाज्म पार्ट जैसा, जो बेसिकली वो पार्ट था जिसमें सेल की ज्यादातर एक्टिविटीज परफॉर्म होती थी, जैसे कि सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना या फिर सेल के लिए न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज करना। और यहाँ पर न्यूरॉन्स में स्पेसिफिकली इनका पहला काम वहीं से रिलेटेड है। इट इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स फॉर गिविंग एनर्जी फॉर ऑल द सेल एक्टिविटीज। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म हो सके उसके लिए प्रोटीन्स नामक न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करता है ये पार्ट। ये तो था इसका पहला काम ये जनरल था और साइटोप्लाज्म पार्ट के काम से मिलता जुलता था। फिर दूसरा काम इस पार्ट का एक काफी स्पेसिफिक काम है, काम जो सिर्फ न्यूरॉन्स नामक सेल्स में ही देखा जाता है। और काम ये होता है टू कन्वर्ट ऑल द स्टिमुला इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द डेंड्राइट्स इनटू अ सेकंड फॉर्म, दैट इज द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। यानी कि डेंड्राइट्स पार्ट से स्टिमुलस की जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है सेल बॉडी को, उस सारी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है सेल बॉडी। इस पूरे कन्वर्जन का अगर आप कारण पूछें तो वो ये है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जिस स्पीड पे ट्रांसमिट होते हैं वो बहुत फास्ट होती है, और नर्वस सिस्टम के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं उसके लिए तो ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है, जिसकी बात हम ऑलरेडी नर्वस सिस्टम टॉपिक में कर भी चुके हैं। अब इस बात का ध्यान रखने के बाद ये सारी इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन जाती है न्यूरॉन के तीसरे पार्ट, एक्सॉन के पास, जो कि है ये ग्रीन वाला पार्ट, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, साइज जिसका एक छोटी वैल्यू 0.1 मिलीमीटर उससे लेके एक बहुत ही बड़ी वैल्यू 2 मीटर तक का भी हो सकता है। और इस पार्ट की लेंथ ही इस पार्ट के फंक्शन को डिफाइन करती है, जो कि होता है टू एक्ट एज अ कंडक्टिंग यूनिट, दैट इज टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। यानी कि न्यूरॉन में प्रेजेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके, उसको इंश्योर करता है ये पार्ट। और बात ये कॉमन सेंस की भी है, क्योंकि डिस्टेंस कवर करना तो न्यूरॉन का एक इम्पॉर्टेंट, एक बेसिक काम है। अच्छा, एक्सॉन के इस लेंथ वाले पोर्शन में ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है इसका भी अपना एक रेलेवेंस है। नाम इसका होता है माइलिन शीथ, और ये एक्सॉन पार्ट को एक इंसुलेशन यानी कि कवरिंग देने का काम करता है, जिससे बेसिकली एक्सॉन पार्ट को प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये हो जाती है एक्सॉन की बात, और इसी के साथ हम टॉपिक के हाफ पॉइंट पे आ चुके हैं। चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जब हम एक्सॉन में एंड की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये वाले पार्ट्स। इनमें प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंस, जिनको आप बेसिकली रिलेट कर सकते हो उन हार्मोन्स से जो एंडोक्रीन सिस्टम नामक ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी के लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे डोपामीन हार्मोन, जो बेसिकली तब रिलीज होता है जब हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है, और जब जब ऐसा होता है तो हमें एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। और बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, जो तब रिलीज होता है जब हम कोई चीज़ खाते हैं या फिर जब हम हंसते हैं, जिसका इफेक्ट होता है हमारे मूड को स्टेबल कर देना। काम ये भले ही बेसिक लगते हों, लेकिन सोच के देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के बाद अब कहानी पहुंचती है न्यूरॉन के लास्ट पार्ट पे, एक्सॉन एंडिंग्स, ये ब्लू कलर वाले पार्ट्स। इनको नर्व एंडिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, ये पार्ट्स न्यूरॉन के एंड्स पे लोकेटेड होते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बनते तब हैं जब एक एक्सॉन कई सारे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स जो कुछ प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं उनमें टूट जाता है। काम इस पार्ट का काफी कॉमन सेंस वाला है। बेसिकली एक नर्व में आते थे कई सारे न्यूरॉन्स, तो अब ये न्यूरॉन के एंड वाला पार्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है अगले न्यूरॉन के स्टार्टिंग पार्ट से। और क्योंकि न्यूरॉन्स यहाँ पे केवल कुछ ही नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, एक पूरा नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, तो कौन सी नर्व एंडिंग किस न्यूरॉन से अटैच होती है वो बेहद जरूरी काम हो जाता है। अब न्यूरॉन की बात तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे एक आखिरी शब्द और सीखेंगे, साइनेप्स, जो एग्जैक्टली पार्ट भी नहीं है, वो एक एरिया है जो किसी भी दो न्यूरॉन्स के बीच में आता है। और फंक्शन इसका सिंपली ये है कि ये एक एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पे करंट न्यूरॉन की जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इन्फो लेके आ रहा है पीछे से, वो अगले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पास हो सके। ये हो जाती है साइनेप्स की बात भी पूरी।
इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। रिवीजन क्वेश्चन साथ के साथ आंसर करते रहो, कॉन्फिडेंस बनता है इनसे, और ये हो जाता है हमारा चौथा टॉपिक कंप्लीट। तो बढ़िया कर रहे हैं आप। ब्रेक लेना है तो अगेन दिस इज द पॉइंट। अब चलते हैं पांचवें टॉपिक नर्वस सिस्टम इन प्लांट्स की तरफ। नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस टॉपिक में हमने जाना था कि कैसे ह्यूमंस में एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है जो एनवायरनमेंट से मिली तरह तरह की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। पर सवाल अब ये आता है कि प्लांट्स में ये काम कैसे होता है? क्या प्लांट्स में भी एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो क्या डिटेल्स हैं उसकी? इसी सवाल के जवाब को इस सेशन में हम करीब से जानेंगे। बात शुरू करें तो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम के इस काम को पूरा करते प्रॉपर डेडिकेटेड ऑर्गन्स तो नहीं होते हैं जैसे कि वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, बट प्लांट्स में भी ये काम होता ज़रूर है, जिसमें वो एनवायरनमेंट की जो अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है, जो अलग अलग तरह का स्टिमुलस मिल रहा है एनवायरनमेंट से, उस सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर प्रेजेंट एक पार्ट रिसेप्टर्स उसके थ्रू रिसीव करते हैं, और फिर उस सारी इन्फॉर्मेशन पे कुछ ना कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स भी ज़रूर देते हैं। एग्जाम्पल्स इन रिस्पॉन्सेज के कई सारे हैं, बट इनको समझने के लिए इनको डिवाइड किया जाता है दो बड़ी कैटेगरीज में। इन कैटेगरीज का नाम जानने से पहले ये जानो कि कैटेगरीज ये बनती हैं बेस्ड ऑन कि रिस्पॉन्स का जो डायरेक्शन है वो स्टिमुलस पे डिपेंडेंट है या फिर नहीं है। पहले इसमें बात करेंगे छोटी कैटेगरी के बारे में। ये होते हैं वो रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस के डायरेक्शन में डिपेंडेंट नहीं होते हैं। नाम इनका होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स या फिर नास्टिक मूवमेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें कुछ गिने चुने प्लांट्स के आते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप नाम का प्लांट। स्टिमुलस इसमें यह है कि इंसेक्ट किसी ना किसी डायरेक्शन से इस प्लांट में एंटर करता है, और रिस्पॉन्स ये स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि इंसेक्ट कैसे भी एंट्री कर ले प्लांट में, लेकिन लीव्स एक ही तरह से क्लोज होंगी। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल आता है टच मी नॉट प्लांट का, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है मिमोसा प्यूडिका। स्टिमुला इस प्लांट के केस में होता है कि इसकी लीफ को किसी भी डायरेक्शन में टच किया जाए, और रिस्पॉन्स इसका होता है इसकी लीव्स का क्लोज हो जाना, जो अगेन इस केस में भी स्टिमुला के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि कैसे भी टच कर लो लीव्स को लेकिन वो क्लोज एक ही डायरेक्शन में होंगी। ये तो हो जाती है बात प्लांट में पहले तरह के रिस्पॉन्सेस की। टॉपिक आपको पसंद आ रहा हो, चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दूसरे तरह के रिस्पॉन्सेस पे आए तो ये वो रिस्पॉन्सेस होंगे जिसमें रिस्पॉन्स का डायरेक्शन स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है। नाम इन रिस्पॉन्सेस का होता है डायरेक्शनल मूवमेंट्स या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स इसमें आते हैं 5 तरीके के। नंबर बड़ा है लेकिन है ये आसान। हर तरह के मूवमेंट में कुछ बेसिक डिटेल्स जानेंगे, जैसे कि मूवमेंट का नाम क्या है और एनवायरनमेंट में होता कौन सा स्टिमुलस है जो वो मूवमेंट शो करता है। फिर ये भी जानेंगे कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो उस स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करता है, और बाकी कुछ डिटेल्स और। पहला मूवमेंट यहाँ पे है फोटोट्रॉपिज्म। नाम में ही डिटेल छुपी है। फोटो मीन्स लाइट, यानी कि स्टिमुलस होता है लाइट। प्लांट पे जब लाइट पड़ती है तो उसका कौन सा पार्ट उसकी तरफ मूव करता है? प्लांट का शूट, यानी कि जमीन से ऊपर वाला जितना भी हिस्सा होता है प्लांट का वो लाइट की तरफ मूव करता है। पर्पस इसका क्या होता है वो तो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे कि लाइट की मदद से प्लांट खाना बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसा कि आप सोच सकते हैं ये मूवमेंट हर प्लांट के लिए बेहद ज़रूरी भी होता है। ये मूवमेंट नहीं होगा तो प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट नहीं मिल पाएगी। इसके बाद दूसरा मूवमेंट आता है जियोट्रॉपिज्म। इसको ग्रेविट्रॉपिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नाम इसका भी इजी है। इस केस में स्टिमुलस होता है ग्रेविटी, और रिस्पॉन्स यहाँ पे करता है प्लांट्स का रूट वाला पार्ट, यानी कि जिस तरफ ग्रेविटी जाती है उसी तरफ प्लांट के रूट्स मूव करते हैं। अब ये मूवमेंट भी बेहद ज़रूरी है। ये इंश्योर करता है कि एक प्लांट के रूट्स प्रॉपर्ली सॉइल के अंदर जाएं, ना कि कहीं और। 2 डायरेक्शनल मूवमेंट्स की बात हमने कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह का कंटेंट और बनाते रहें तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके प्रमोट ज़रूर करें। तीसरा डायरेक्शनल मूवमेंट होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसमें स्टिमुलस क्या होगा? वाटर। और आप भी सोच सकते हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है? प्लांट के रूट्स। काम ये होता ऐसे है कि जो प्लांट की टिप होती है, जिनको कहते हैं रूट कैप्स, उन पे एक तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है वाटर सेंसिंग सेल्स, जो जैसा कि नाम बताता है वाटर को सेंस करके उसी की तरफ मूव करते हैं। जिस तरफ रूट को ज़्यादा पानी मिलेगा ज़मीन के अंदर उसी तरफ उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। 4th नंबर का डायरेक्शनल मूवमेंट होता है कीमोट्रॉपिज्म। स्टिमुलाई इस केस में होता है केमिकल जो प्लांट के फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। नाम जिसका होता है पॉलन या फिर पॉलन ग्रेन्स,
जो प्लांट में फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब किसी भी फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स के रिलीज होने पे जो फ्लावर में प्रेजेंट पॉलन ट्यूब होती है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट करती है टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट इन द फ्लावर, नाम जिनका होता है ओव्यूल्स, ताकि फ्लावर में प्रेजेंट मेल जर्म सेल यानी कि पॉलन मिल सके फ्लावर में प्रेजेंट फीमेल जर्म सेल से यानी कि ओव्यूल्स से। प्लांट के इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये मूवमेंट बेहद ज़रूरी होता है। पांचवें और आखिरी नंबर का डायरेक्शनल मूवमेंट होता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो शब्द हम पहले भी सीख चुके हैं। थिग्मो का मीनिंग होता है टच और यही है इस केस का स्टिमुलाई। और प्लांट का जो पार्ट रिस्पॉन्ड करता है इस केस में वो है टेंड्रिल्स। अब टेंड्रिल्स एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ कुछ ही गिने चुने प्लांट्स जो कि क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि क्यूकम्बर या फिर पंपकिन या फिर पीस, इनमें प्रेजेंट होता है। यानी कि टेंड्रिल्स जिस पार्ट को भी टच करते हैं वो उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बेसिकली प्लांट को आगे बढ़ने का डायरेक्शन मिल जाता है, क्योंकि इन प्लांट्स में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है मूवमेंट का। इसके साथ बात कंप्लीट होती है डायरेक्शनल या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट्स के ऊपर। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज कर सकते हैं। आई होप आपने इस टॉपिक के भी रिवीजन क्वेश्चंस आंसर किए हैं और ये हो जाता है हमारा 5वां टॉपिक कंप्लीट। बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ब्रेक लेना है तो इस पॉइंट पे ले लो और मैं चलता हूँ 6ठे और आखिरी टॉपिक एंडोक्रीन सिस्टम इन प्लांट्स की तरफ। आपको याद होगा कि एंडोक्रीन सिस्टम इन ह्यूमंस टॉपिक में हमने सीखा था कि कैसे हमारी बॉडी में अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के केमिकल्स, नाम जिनका होता है हार्मोन्स, वो रिलीज होते हैं ताकि हमारी बॉडी के कुछ जरूरी काम पूरे हो सके। कुछ इसी प्रकार का एंडोक्रीन सिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट्स यानी कि पौधों में भी। अब एंडोक्रीन सिस्टम इन प्लांट्स की बात करने से पहले एक पॉइंट ये भी समझो कि ये जो दो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्रीन सिस्टम, ये दोनों ही ऐसे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो सवाल ये आता है कि दो ऑर्गन सिस्टम्स की जरूरत क्यों पड़ती है? जवाब यहाँ पे ये है कि भले ही दोनों ऑर्गन सिस्टम्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के काम में इन्वॉल्व हैं, बट ये दोनों सिस्टम्स अलग अलग एरियाज में फंक्शन करते हैं। नर्वस सिस्टम एक तरफ उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है जो इन्वायरमेंट से मिलती है, लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, इससे सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम में ही ट्रांसफर होती है। और दूसरी तरफ एंडोक्रीन सिस्टम बॉडी के अंदर होते अलग अलग एक्शंस, जिनकी बात हमने वीडियो के शुरू में करी थी, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन की स्पीड की बात करें कि कितनी स्पीड से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है इन दोनों सिस्टम्स में, तो नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन बहुत ही फास्ट ट्रांसमिट होती है, जबकि एंडोक्रीन सिस्टम में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन रिलेटिवली स्लो होता है। कारण इन दोनों स्पीड्स का जानना हो तो वो छुपा है इन दोनों सिस्टम्स की स्ट्रक्चरिंग में। नर्वस सिस्टम इसलिए फास्ट ट्रांसमिट कर पाता है क्योंकि वो न्यूरॉन्स की मदद से इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि आप जानते हैं बहुत तेजी से ट्रांसमिट करती है। और वहीं पे दूसरी तरफ एंडोक्रीन सिस्टम इसलिए स्लो फंक्शन करता है क्योंकि सबसे पहले वहां पे केमिकल रिलीज होता है स्पेसिफिक सेल्स पे, और फिर जो भी सेल्स उस सेल के अराउंड होते हैं, आसपास होते हैं, वो उस केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, तब जाके वो उस पर रिस्पॉन्स देते हैं। इस पूरे काम में समय लगता है। ये तो हो गया एक प्रॉपर साइड बाय साइड कंपैरिजन नर्वस सिस्टम और एंडोक्रीन सिस्टम का। अब हम अपने टॉपिक के मेन पार्ट पे आने के लिए रेडी हैं। प्लांट की अपनी जो पूरी लाइफ साइकिल है, उसका पूरा जीवन है, उसकी अलग अलग स्टेजेस में कौन कौन सी स्टेज पे कौन सा हार्मोन चाहिए होता है और वो हार्मोन एग्जैक्टली क्या काम करता है उस स्टेज में, चलिए जानते हैं। अच्छा, एक बात ये भी जान लो कि हार्मोन्स जो यहाँ पे आते हैं प्लांट में, उनका नाम होता है फाइटो हार्मोन्स। और हार्मोन्स ये प्राइमरली दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, जो प्लांट के अलग अलग एरियाज में प्लांट की ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं। हार्मोन्स ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पहले हार्मोन्स यहाँ पे बताते हैं कि कब प्लांट को ग्रो करना है, और दूसरे हार्मोन्स ये बताते हैं कि कब प्लांट को ग्रोथ रोक देनी है। प्लांट में हार्मोन्स के काम की शुरुआत होती है पहली स्टेज, सीड स्टेज से, जब एक सीड के लिए जरूरी होता है कि वो फूटे यानी कि जर्मिनेट करे, जिसमें एक हिस्सा ऊपर जाता है जो कि है शूट, और दूसरा हिस्सा है रूट जो कि नीचे जाता है। अब ये जो पूरा सीड जर्मिनेशन का एक्शन है, ये ट्रिगर होता है एक स्पेसिफिक हार्मोन गिबरलिन की मदद से। अब जब प्लांट में रूट और शूट बन चुके हैं तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि ये रूट और शूट लगातार इंक्रीज करते रहें अपने साइज में, यानी कि प्लांट के जितने भी अलग अलग सेल्स हैं उन सब एरियाज में रैपिड सेल डिवीजन, यानी कि बहुत तेजी से सेल्स मल्टीप्लाई करें।
और ये ज़रूरी काम होता है प्लांट में प्रेजेंट एक दूसरे हॉर्मोन्स साइटोकिनिन्स की मदद से। अब प्लांट की इसी बढ़ती हुई स्टेज में एक चीज़ और ज़रूरी होती है, और इसको चलो देखते हैं एक सवाल के फॉर्म में। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट के दो पार्ट्स स्टेम और ब्रांचेस में कौन सा ऐसा पार्ट है जो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, तो कॉमन सेंस का आंसर आपका क्या होगा? यस, स्टेम्स। स्टेम जो होता है एक प्लांट में वो ब्रांच से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, और बिल्कुल इसी तरह से जो ब्रांचेस होती हैं एक प्लांट में, वो प्लांट में आती सब ब्रांचेस से कंपेयर करें तो वो उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं। और कारण इसका एक कॉमन सेंस वाला भी है। प्लांट की जो अलग अलग ये पोर्शंस हैं तीनों, इन तीनों का रिलेटिव साइज करेक्ट रहना चाहिए। इस पूरे एक्शन को, जिसमें एक पार्ट में ज़्यादा पावर होती है दूसरे पार्ट के कंपैरिजन में, कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस, जिसमें स्टेम के पास एपिकल डोमिनेंस होती है ब्रांचेस के ऊपर, और ब्रांचेस के पास इंटर्न एपिकल डोमिनेंस होती है सब ब्रांचेस के ऊपर। ये पूरा एक्शन कंट्रोल होता है प्लांट में प्रेजेंट एक तीसरे हॉर्मोन्स ऑक्सिन्स की मदद से। अब जब इन दोनों हॉर्मोन्स साइटोकिनिन्स और ऑक्सिन्स, इनकी मदद से एक प्लांट अपने साइज में पूरा बढ़ जाता है अच्छे से, तो प्लांट की लाइफ साइकिल में अगली स्टेज आती है फूल बनने की, यानी कि फ्लावरिंग की, ताकि वो फल बनने की जो स्टेज है, फ्रूट बनने की जो स्टेज है, उसकी तरफ आगे बढ़ सके। और इस फ्लावरिंग की स्टेज को इनिशिएट या फिर ट्रिगर करता है एक ऐसा हार्मोन जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने इस हार्मोन की बात करी थी, नाम इसका है गिबरलिंस हार्मोन। जितने भी फूल एक प्लांट में होते हैं वो सब गिबरलिन की मदद से ही ट्रिगर होते हैं। फ्लावरिंग की इस स्टेज के बाद जब एक फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो अगेन उस फ्रूट में बहुत तेजी से डिवीजन होता है सेल्स का, यानी कि रैपिड सेल डिवीजन का काम फिर से जरूरी होता है वहां पे। और इसी रैपिड सेल डिवीजन को करने के लिए जरूरत पड़ती है एक बार फिर से साइटोकिनिन्स हार्मोन की। ये तो बात हो गई एक प्लांट में उन सारे एक्शन से रिलेटेड जिसमें ग्रोथ प्रोमोट होती है एक प्लांट में। अब दूसरी तरफ आ जाए अगर ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन पे, तो वहां पे आता है सिर्फ एक ही हार्मोन, नाम इसका होता है एब्साइसिक एसिड। स्पेलिंग चेकआउट कर लो इसकी। ये प्लांट की 3 अलग अलग स्टेजेस में ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सबसे पहले तो एक प्लांट जब अपनी सीड वाली स्टेज में होता है तो वहां पे ये सीड को डोरमेंट रखने में मदद करता है, यानी कि सीड अपनी स्टेज में फिक्स्ड रहे, वो फूटे ना, इसको इंश्योर करता है। ये पर्पस इसका बेसिकली ये हो गया कि सीड की जो अपनी स्टेज है उसी स्टेज में हम प्लांट को स्टोर कर सके, उसको इंश्योर करता है ये। फिर दूसरा इनहिबिटिंग का काम इसका होता है स्टोमेटा से रिलेटेड, जहां पे ये स्टोमेटा को क्लोज करने में मदद करता है। और इसका पर्पस ये होता है कि स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है एक प्लांट में, जो लॉस ऑफ वाटर होता है कंटिन्यूसली, वो बहुत ज्यादा ना हो, उसको इंश्योर करता है ये। और तीसरा और आखिरी इनहिबिशन का काम एब्साइसिक एसिड करता है लीव्स और फ्रूट्स के केस में, जहां पे ये नेचुरल डिटैचमेंट जिसको कहा जाता है एब्सेशन, उसमें हेल्प करता है एक प्लांट को। जिसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि लीव्स जो होती हैं एक प्लांट में सारी, वो एक पॉइंट पे आके डेड हो जाती हैं, वो इसी हार्मोन के थ्रू होती हैं। एंड एट द सेम टाइम जितने भी फ्रूट्स होते हैं एक प्लांट में, वो एक समय पे आके पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, और उसके बाद जरूरी होता है कि वो टूट जाएं एक प्लांट से, गिर जाएं अपने आप, वो भी इसी हार्मोन के द्वारा पॉसिबल होता है। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी पूरी प्लांट में आते अलग अलग हार्मोन्स की। एंडिंग नोट पे एक बात ये भी समझो कि ये जितने भी हार्मोन्स हैं जिनकी हमने अभी तक बात करी, इन सब की ही टाइमिंग जो है, जिस टाइम पे ये एक प्लांट में रिलीज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम जितने अमाउंट में, जितनी मात्रा में रिलीज होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही फैक्टर्स, टाइमिंग और अमाउंट, एंडोक्राइन सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनमें अगर गड़बड़ी हो जाए तो प्लांट के जो अलग अलग काम हैं उनमें भी कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज कर सकते हैं। पिछले किए सभी टॉपिक्स में किसी भी टॉपिक्स के रिवीजन क्वेश्चंस रह रहे हैं अगर, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको उनको कंप्लीट कर लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका फुल हो जाएगा इस चैप्टर को लेके। और इसी के साथ ना सिर्फ हमारा छठा टॉपिक बल्कि कंप्लीट हो जाता है ये पूरा चैप्टर। तो अ बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मिलेंगे किसी और दिन किसी दूसरे चैप्टर में। अभी के लिए अलविदा।